कुछ नहीं शोभा, बस एक इंजेक्शन लगेगा तुम्हें और ठीक हो जाएगा। है? हाथ दिखाओ। बस सब ठीक, अब तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। उसके बाद ये हर रोज होता रहा। तो तुमने पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमारी हालत बहुत खराब थी मैम, खाने तक को पैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब आते, मुझे पैसे देते थे और उसके बाद मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मुझे ये सब बंद करना था सर, इसीलिए मैंने शिकायत पेटी में चिट्ठी डाल दी। तो जब पुलिस आपके दरवाजे आई तो सच क्यों नहीं बोला? डर गई थी सर मैं कि अगले दिन अगर डॉक्टर साहब छूट के आ जाते वो मुझे भी मार डालते। मुझे भी? मतलब? उस रात डॉक्टर साहब ने मुझे क्लिनिक बुलाया था, वहां संदीप सर भी आए थे। डॉक्टर का धर्म होता है जिंदगी देना, जिंदगी लेना नहीं। पर ये तू नहीं समझ पाएगा क्योंकि तू डॉक्टर है ही नहीं। इंक्वायरी की है मैंने तेरी, ये जो डिग्रियां लटकाई हुई है ना, सब फेक है। कौन यकीन करेगा रे तेरा? देव माणूस है मैं, देव माणूस। दफा यहां से, तेरा पैसा पहुंच जाएगा स्टेशन में। अपनी बेटी का बलात्कार कर दिया, उसका यूट्रस निकाल दिया ताकि वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो पाए। तू देव मानुस नहीं है, तू राक्षस है, राक्षस। हेलो, ओके ठीक है सर। ये देखिए, राजा ने उस रात शोभा के फोन से मकरंद के दोस्त अजित को कॉल किया था। इस मकरंद के फोन को ट्रेस पे डालो। सुधर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उस रात राजा ने शोभा के फोन से अजीत को फोन किया। अजीत का फोन मकरंद ने उठाया क्योंकि अजीत और मकरंद दोनों साथ थे और मकरंद यहां उसकी मदद करने आ गया। सर, मकरंद की लोकेशन मिल गई है। चल। वो दाढ़ी बोल तो गया था पटापट। मैंने और कविता ने शादी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन मेरा बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा था और ये बात अजीत को पता थी। उसने तो मेरे सामने शर्त ही रख दी थी, अगर मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 25 लाख रुपए जुटाने पड़ेंगे। मैंने तो टेंशन के मारे घर ही जाना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे प्रिया का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन ये बात जब डॉक्टर को पता चली तो उसने उसका यूट्रस ही निकाल दिया था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में पैसा कमाने का रास्ता नजर आया। मेरा बलात्कार करने वाला कोई और नहीं था, मेरा बाप डॉक्टर राजा अट्टावले। अच्छा हुआ ना मैं कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो ये एटीएम कार्ड मेरे हाथ में कैसे लगता। अब जब जब मैं बोलूं तब तब मुझे पैसे देते रहना। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो ये ऑडियो क्लिप वायरल हो जाएगी, फिर तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मिलकर खुदकुशी करना। हर महीने मुझे पैसे मिलते रहे और मैं जुटाता रहा, लेकिन प्रिया मुझे बार बार कॉल करके तंग करती रहती थी, इसलिए सातारा जाने के बाद मैं फोन ही बंद कर देता था। उस रात डॉक्टर साहब का कॉल, अपनी जमीन बेचकर 3.5 करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन जो खरीदार था उसकी एग्रीमेंट होने से पहले ही मौत हो चुकी थी। तो बेसिकली ये पैसा ब्लैक हो चुका था। मैंने सोचा क्यों ना पैसा ये मेरा हो जाए, इसलिए मैंने वो पैसा डॉक्टर साहब से कैसे निकालूं ये प्लान बनाया। मकरंद, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दूंगा। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे 10 लाख, मुझे तुम्हारे 3.5 करोड़ रुपए चाहिए। 3.5 करोड़? हाँ, जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, उसका फुल एंड फाइनल अमाउंट। प्रिया को क्यों मारना चाहता था?
डॉक्टर साहब की मौत की तलवार मेरे सर पर हमेशा रहती थी, इसलिए उन दोनों को मारकर उनकी मौत में सुसाइड बता देता और ऑडियो क्लिप वायरल करने के बाद ये बात साबित ही हो जाती। फिर मैं और कविता आराम से जिंदगी बिता पाती। बहुत सपने देखे तूने, बाकी के सपने अब जेल में देखना। कहा था ना तुझसे, तुझे इलाज की जरूरत है, तो जैसों का बस यही इलाज है। चल 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 सर, चल चला छोड़ दो, चल सर। इस केस में आरोपी पुलिस वाले को कौन मार सकता है? अरे कोई मुझे बताएगा क्या? मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे? सर, संदीप की माँ ये मानने को तैयार ही नहीं है कि संदीप की मौत हो चुकी है। कैसे मानेगी सर? संदीप के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। अगले हफ्ते संदीप की शादी थी। नितिन सर, शादी में सिर्फ लड्डू खाने मत आना, 2 दिन पहले सब काम करने के लिए आना है। हो काकू, पक्का आऊंगा, नक्की। काकू बोल के मस्का मत लगाओ। हाँ? आना है मतलब आना है। ये देखो मेरा बेटा आ गया। आप लोग नहीं आएंगे ना तो ये शादी के फेरे भी नहीं लेगा। तू यहाँ भी शुरू हो गई। अरे नितिन सर सॉरी, आप प्लीज तू चल घरी। अरे मी नाही बोलत होते नितिन सर, हळदीला पण यायचं। अरे मला सांगू दे, असं काय करतो तू? संदीप ऐसे किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसमें उसकी जान को खतरा हो? नहीं सर, पर हाँ वो प्राइवेटली कुछ ढूंढ रहा था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, 3 महीने पहले सर का यहाँ पोस्टिंग हुआ था, तब से मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कि वो आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। नितिन, तुम्हारे हिसाब से संदीप ऑनेस्ट, स्ट्रिक्ट और उसूलों वाला इंसान था, फिर ये लुका छिपी क्यों? ऐसा कौन सा केस था जो उसने तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा? सर, कल शाम 7:30 बजे प्रिया साठे नाम के किसी लड़के ने संदीप को कॉल किया था। मैंने कॉल लॉग चेक किए तो पता चला कि पिछले 4 दिनों से उनकी कंटिन्यूअसली बातें चल रही थी। संदीप के फोन की पूरी CDR मुझे चाहिए। जी सर। कौन है ये प्रिया साठे, जानते हो? हाँ सर, उन दोनों के बीच कुछ तो था, पर क्या था वो मुझे पता नहीं। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। प्रिया, थांबे, गाड़ी थांबो। प्रिया, मैंने सर से पूछा कि वो लड़की कौन थी, तभी उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके कॉलेज की पुरानी फ्रेंड थी। लेकिन दूसरी बार जब मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, 2 लोग अकेले सुनसान जगह पे हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे, तो उसका क्या मतलब हो सकता है सर? बाद में मुझे पता चला कि प्रिया शादीशुदा है। 1 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर आखिर में जूनियर हूं सर, मेरी कौन सुनेगा? तुम्हारा संदीप के साथ क्या रिश्ता था? हम कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज के बाद किसी से कांटेक्ट नहीं था। हम दोनों भी अभी कुछ हफ्तों पहले ही मिले थे। तुम्हारे पति को पता है तुम्हारे और संदीप के बारे में? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। संदीप और मैं दोस्त है, इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैडम, जब दोस्त का मर्डर हो जाएगा तो सवाल उठेंगे और प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन मुझ पर क्यों? हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता दोस्त से बढ़कर था और आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में आपके पति मकरंद को इस बात का पता चल गया और उसने गुस्से में आकर संदीप का खून कर दिया। ये आप क्या बोल रहे हो? धोखा अक्सर मतलब पूरा होने के बाद ही दिया जाता है। ऐसा कौन सा मकसद था मैडम जो संदीप ने पूरा कर दिया था? बंद कीजिए ड्रामा। संदीप मेरे भाई की तरह था। तो आपके भाई साहब के बारे में आपके पतिदेव को आपने क्यों कुछ नहीं बताया? क्यों सब छुपा के रखा? म्हणजे काहीतरी होतच ना। ऐसा कुछ नहीं है। मकरंद से मैं प्यार करती हूँ और हम दोनों खुश हैं। करता क्या है ये मकरंद? जी, उनका दाल चावल का होलसेल का बिजनेस है और उसी सिलसिले में उनका जलगांव जाना होता है। मोबाइल नंबर दीजिए उनका। सर, मुझे तो लव ट्रायंगल की बू आ रही है। लव ट्रायंगल में किसी एक का मरना तय है, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। सुतार, इस मकरंद और संदीप के बारे में सारी डिटेल पता करो, और रश्मि, प्रिया के बारे में सब पता करके बताओ। सर,
ये प्रिया तो डॉक्टर राजा आठवले की बेटी है। कौन है डॉक्टर राजा आठवले? सर कहने को तो ये डॉक्टर है, लेकिन लोग इसे देव मानुस है। अरे राजा साहब, आप क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? जब जनता का सेवक ही जनता की सेवा ना करे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। ये मंजरी है, इसके पुरखों की जमीन को एक लोकल गुंडा हड़पना चाहता है। इसने कंप्लेंट दी पर तुम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल राजा साहब वो हुआ ये कि क्या क्या वो क्या मतलब ये विधवा है तो इसकी कंप्लेंट को तुम सीरियसली नहीं लोगे? ये मत समझना कि अकेली है, इसका भाई अभी जिंदा है, राजा अठावले। और सुनो, अगर कल तक उस रघु का तुमने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना तो परसों बिना बताए अपना रेजिग्नेशन डाल देना। रश्मि, ये तो एक अलग ही एंगल निकल के आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया के पिता डॉक्टर राजा अठावले को संदीप और प्रिया के बारे में पता पड़ गया और उसने गुस्से में आकर संदीप को मरवा दिया? सर कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम उस पर डायरेक्ट डाउट नहीं ले सकते। बड़े चाहने वाले हैं उसके। सर अगर वो इन्वॉल्व है तो पूरे सबूत के साथ जाना पड़ेगा। कहाँ है इस डॉक्टर साहब और देव मानुष का क्लिनिक? आ जाओ। सर आप निकल रहे हैं? हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया। वो मैं आपके लिए मच्छी करी लेकर आई थी। अरे वाह, मतलब तुम्हें मेरा वीक पॉइंट मालूम है कि मुझे मच्छी करी बहुत पसंद है, वो भी तुम्हारे हाथों की। तो ठीक है, थोड़ा लेट और सही। एक काम करो, तुम प्लेट्स लगाओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ, ठीक है? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भाई को आना, देख रुक्मिनी फिश फ्राई से लेकर आई है। ताई या ना, मैं आपके लिए भी प्लेट लगाती हूँ। रहने दो रुक्मिनी, इतने प्यार से जिनके लिए लाई हो उन्हीं को खाने दो, कहीं कम ना पड़ जाए। क्या बोले जा रही हो, पागल हो क्या? आप क्यों भूल जाते हैं कि आपका एक घर है, बीवी है, परिवार है जो आपके लिए वेट कर रहा है, पर आप हमारी परवाह किए बगैर यहाँ एक पराई औरत के साथ खाना खा रहे हैं। सर मैं आती हूँ। मेघा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। वो एक विधवा है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए इसलिए मैंने उसे नौकरी दी, इज्जत की जिंदगी दी। तो तुम हम दोनों के बारे में, शर्म आती है मुझे तुम्हारे ऊपर। तो क्या कहूँ, सुबह क्लिनिक के लिए जल्दी चले जाते हो, रात में लेट आते हो। पेशेंट होते हैं मेघा, इसलिए देर हो जाती है। गंद भरा है तुम्हारे दिमाग में, निकालो से बाहर। संदीप, संदीप! अरे ताई, तुम्ही इथे? क्या हुआ? तांबे भाऊ आपके सर आज भी टिफिन भूल के आए हैं। मैं उनकी पसंदीदा भिंडी बनाई थी, वो लेके आई हूँ। कहाँ है संदीप? वो ताई, वो अभी पेट्रोलिंग के लिए गए। तो एक काम करो तांबे भाऊ, उसको फोन करके बुला लो। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फोन नहीं लग रहा काकी, आप खाना रख दीजिए, मैं उसे बता दूंगा। फोन नहीं लग रहा है? ठीक है बड़े साहब, आप ना उसे याद से खाना खाने के लिए बोल देना, भूल जाएगा नहीं तो। तांबे भाऊ, खीर खाई? सर आपने झूठ क्यों बोला? उन पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। सर संदीप के पहले और कुछ अभी के केसेस देख रहा था, देखिए क्या आता है। देव मानुस ने मेरा बलात्कार किया है। किसने की है कंप्लेन? सर वो तो मालूम नहीं, क्योंकि ये कंप्लेंट शिकायत पेटी में पड़ी थी, लेकिन जिस औरत ने ये कंप्लेंट की वो सामने आई ही नहीं। संदीप सर ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। राजा साहब को छोड़ दो। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कहा? किसी ने मेरे खिलाफ रेप की कंप्लेंट की? हाँ। अच्छा एक काम कीजिए, जिसने कंप्लेंट की है उसको यहाँ पुलिस स्टेशन में अभी बुलाइए। सच का सच और झूठ का झूठ सब क्लियर हो जाएगा। देखिए हम उसे यहाँ नहीं बुला सकते। सर बाहर बहुत सारी औरतें आई है, नारे लगा रही है, धमकी दे रही है, इन्हें छोड़ने के लिए कह रही है। सर मुझे डर लग रहा है कहीं वो औरतें अंदर ना आ जाए। छोड़ो छोड़ो, राजा साहब को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऑफिसर, मेरे पति को सब लोग देव मानुस कहते हैं और आप उन्हीं पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इनके खिलाफ कंप्लेन आई है तो इंक्वायरी के लिए इन्हें यहाँ बुलाना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं,
तुम सभी लोग बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, चलो। इंस्पेक्टर साहब पूछिए, आपको जो कुछ पूछना है। पूछताछ हुई पर कुछ हाथ नहीं लगा। जिस लड़के ने कंप्लेंट की थी वो सामने आई ही नहीं। और फिर केस बंद हो गया। क्या करें सर, इस शहर के आधे लोग डर की वजह से कंप्लेंट ही नहीं करते। ये भी तो हो सकता है कि तुम जैसे डर कह रहे हो हालात वही हो। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि वो कंप्लेंट ही झूठी हो। मेरा मतलब है हर अच्छा काम करने वाले आदमी के दुश्मन भी बहुत सारे होंगे। और सर आजकल तो हर कोई लड़की ये कहती है कि मेरा रेप हुआ है। क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ? कोई लड़की ऐसा झूठ नहीं बोल सकती, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। रश्मि मैडम, फेक एलिगेशंस के कितने केस आते हैं हमारे पास, और इन लड़कियों के फेक एलिगेशंस की वजह से कितने ही लड़कों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी मैंने अपनी आंखों से। इसका मतलब है हर लड़की झूठी है? मैंने ये तो नहीं कहा ना, मैंने तो बस इतना कहा कि हर लड़की सच्ची नहीं होती बस। देखो तुम ज्यादा बस साला हर जगह शुरू हो जाते हो। जब से इंक्वायरी शुरू हुई है तब से इस देव मानुस का नाम दूसरी बार आया है। इसकी और इसके फैमिली की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। यस सर। ये लो। वाओ, कैसे लगे? बहुत खूबसूरत है बाबा। अभी कहाँ खूबसूरत, ये दिखाओ। खूबसूरत तो अब लगेंगे बेटा। अच्छा बताओ, कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? कॉलेज? आई को क्या हुआ? आई क्या हुआ तुझे? तू ऐसे गुस्सा होकर क्यों आ गई आई? अरे कुछ नहीं हुआ, ये तेरी आई मुझसे गुस्सा है। क्या है ना, उसे लगता है कि मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता। आई, ये सब बाबा अपने लिए ही तो करते हैं ना, सब इन्हें देव मानुस बोलते हैं, पर मेरे लिए तो मेरे बाबा एकदम सुपर हीरो जैसे हैं। सुनामेगा? तुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है? ओह हाँ, मैं बैग लेकर आई। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। देख, तू अच्छे से पढ़ाई करेगी ना, मैं तेरा एडमिशन मुंबई के सेंट मेरी कॉलेज में कराऊंगी। फिर तू मुंबई में रहेगी और वहीं से पढ़ाई करेगी। अरे दीदी, लेकिन उसके लिए तो कितने सारे पैसे चाहिए ना, हम कहाँ से लेंगे इतने सारे पैसे? तू उसकी चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी। बस तू पढ़ाई पे ध्यान देना। और चाहिए? नहीं दीदी, बस हो गया। ये कंगन कब खरीदे? ये तो मुझे आज सुबह ही बाबा ने दिए। कितने खूबसूरत है ना। निकाल कर फेंक दे। यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है नीतू। बिना मतलब के यहाँ कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। दीदी, वो बाबा है हमारे सौतेले। और मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ ना, तेरी माँ से जाके पूछ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तू जलती है मुझसे क्योंकि बाबा ने तुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया, मुझे कंगन दिए, इसलिए जा रही हूँ मैं। नीतू, नीतू बात सुन मेरी। नीतू, हेलो। देखकर अनदेखा अच्छा कर लेती है तू माँ है या चुड़ैल? शर्म नहीं आती तुझे? प्रिया तू शांत हो जा। कैसे शांत रहूं आई? पहले बालिया, अब ये कंगन, ये सब किस और जा रहा है ना, सब समझ रही हूँ मैं। देख तू चुप बैठ। चुप रहकर ही तो सब कुछ सह लिया, लेकिन नीतू ये नहीं सहेगी। अब तो समझ आई, बचा ले अपनी बेटी को। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संदीप की मौत रात को 11 से 3 बजे के बीच हुई। एक्सीडेंट? नहीं सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ सर के पीछे वार किया गया था सर। और सर बेहोशी की हालत में उसके ऊपर ट्रक चलाया गया तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाता। कौन कर सकता है ये सब? प्रिया, मकरन या फिर डॉक्टर राजा अठावले? सर, संदीप के कॉल लोकेशन के हिसाब से वो मर्डर वाले दिन रात को 9:30 बजे अपने घर से निकला था और डॉक्टर राजा के क्लिनिक गया था। तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब सर जो कुछ भी हुआ है वो सुनसान सड़क और क्लिनिक के बीच हुआ है। सुतार, कुछ ज्यादा ही शरीफ नहीं है देव मानुस? एक औरत इसके खिलाफ कंप्लेन करती है, संदीप की मौत इसके क्लिनिक की ओर इशारा करती है। सर ऐसे साधु संत बाबा बहुत देखे हैं मैंने जिंदगी में। एक बुरा काम छुपाने के लिए 10 अच्छा काम करेंगे। सर अगर ये दोषी हुआ ना तो सबसे पहले इसको मैं ही मारूंगा सर। मैं मारूंगा? आपको लगता है संदीप को मैंने मारा? हो सकता है। उस दिन रात 10 बजे संदीप आपकी डिस्पेंसरी के आसपास था, फोन भी यहीं बंद हुआ। जो कुछ हुआ यहीं हुआ। देखिए, मेरा क्लिनिक मार्केट के बीचों बीच,
वो जहां तक मेरी बात है, मैं लगभग रात को 9:40 पर एक पेशेंट विजिट पे गया था। पेशेंट का नाम? शोभा वैद्य। रश्मि शोभा वैद्य से मिलो और इस डॉक्टर अठावले की उस रात की लोकेशन वेरीफाई करो।